A very good morning, all of you. Class 10th, subject Social Studies, History, and we already started the chapter number 4th, that is History of the World. Rise of Nationalism in Europe. Now, today we have to start from the third topic of this chapter, that is Revolutions of England and France. The glorious revolution of England gave birth to the belief that there is no justification for the diving right in any kind of governance. And in the same order, the revolution of France gave birth to the nation that the individual freedom is so sacred that no regime can ignore it. देखो इसमें ये बता रहा है कि जो फ्रांस का रेवोल्यूशन हुआ था, इस फ्रेंच रेवोल्यूशन ने, 9th क्लास में आपने पढ़ा भी होगा, फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरी दुनिया में ये बात फैला दी थी, मतलब एक मैसेज दे दिया था कि आपको क्या करने की ज़रूरत है, अपनी फ्रीडम लेने की ज़रूरत है। किसी भी कंट्री ने आप पे अगर ऑक्यूपाइड कर रखा है, ऑक्यूपेशन कर रखा है, अटैक किया हुआ है, तो किसी भी कंट्री को ये राइट नहीं बनता है कि वो आपको उसके लिए क्या कर दे, बाउंड कर दे। एंड अनदर थिंग, दूसरी बात ये कि अगर आप अपना राइट मांगते हो, अपनी लिबर्टी मांगते हो, देन नोबडी कैन डिनाइड दैट, कोई भी उसको मना नहीं कर सकता। ठीक है, जस्टिफिकेशन के लिए लड़ना ही पड़ेगा और हर कोई आज़ाद हो सकता है, बस ज़रूरत है आपको अपना एफ़र्ट करने की। ये अच्छा मैसेज दिया था फ्रेंच रेवोल्यूशन ने पूरे वर्ल्ड में। और इसमें ये दे रखा है, फ्रांस गेव बर्थ टू द नेशन दैट द इंडिविजुअल फ्रीडम। इस बात को उसने, इस जज्बे को पैदा किया था कि हर कोई क्या कर सकता है, अपनी फ्रीडम हासिल कर सकता है। दिस कंसेप्ट वॉज द विक्ट्री ऑफ नेशनलिज्म। ये कंसेप्ट जो है वो सिंबल है किसका, नेशनलिज्म की जीत का। ये जीत है नेशनलिज्म की फीलिंग का। नेशनलिज्म की फीलिंग क्या होती है, मैंने आपको बताया था। ये एक ही ऐसा वर्ड है, देखो ये वर्ड ध्यान रखना, इस पूरे चैप्टर में ये वर्ड काम आएगा, इवन आपकी पूरी हिस्ट्री में ये वर्ड काम आने वाला है। नेशनलिज्म की फीलिंग एक ऐसी फीलिंग होती है, मैं फिर से बताती हूँ, आपके काम आएगा। हम आगे अपकमिंग 2 टॉपिक्स हैं जो मेजर टॉपिक्स हैं, जिसमें बोर्ड में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, यूनिफिकेशन ऑफ इटली एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। तो उसमें ये चीज़ काम आएगी, इसलिए बता देती हूँ। नेशनलिज्म एक ऐसा वर्ड है, एक ऐसी फीलिंग है जिससे कोई भी कंट्री या तो डिवाइड हो सकती है, टूट सकती है, या फिर कोई भी देश इससे पूरा एक हो सकता है, इस एक वर्ड से, इस एक वर्ड की वजह से। तो ये जो नेशनलिज्म की फीलिंग है, इसकी जीत होती है अगर आप अपनी फ्रीडम को हासिल कर लेते हो, और होगी जिस दिन, देखो जिस दिन आपने किसी चीज़ को अपना मानना अगर शुरू कर दिया तो वो चीज़ आपसे कभी दूर नहीं जाएगी, और वो चीज़ आज नहीं तो कल आपको ज़रूर हासिल होगी। ठीक है, इसीलिए कहते हैं ना, किसी को अगर पाना चाहते हो, अगर आप कोई जैसे अगर आपको अच्छे मार्क्स लाने हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, अपने अंदर फीलिंग लानी पड़ेगी, नहीं मुझे पढ़ना है और मुझे इतने मार्क्स लाने ही हैं, और इसकी प्रिपरेशन आप करना शुरू कर दो। फर्स्ट टेस्ट में नहीं आएंगे, सेकंड में नहीं आएंगे, चलो हाफ ईयरली में थोड़े बहुत आएंगे, थर्ड टेस्ट में आ जाएंगे, सीजनल जो टेस्ट चलते रहते हैं सेशनल, उसमें आ जाएंगे, और नहीं तो फाइनली आपको विक्ट्री मिल जाएगी बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो आपको क्या हो जाएगा, एनुअल मार्क्स जो होंगे आपके फाइनल मार्क्स, उसमें क्या रहेगा, आपके लिए काम की चीज़ यही रहेगी। ठीक है, क्या कि मैंने इतनी मेहनत की, फर्स्ट टेस्ट में मुझे रिज़ल्ट नहीं मिला, सेकंड में नहीं मिला, हाफ ईयरली में थोड़ा मिलने लगा, थर्ड में थोड़ा मिला, और फिर सेशनल में मिलने लगा, और फिर अब मेरे को क्या हो गया, जो विक्ट्री मिली आपको वो कब मिलेगी, जब आपके एनुअल एग्ज़ाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। ऐसी ही विक्ट्री जो है नेशनलिज्म की फीलिंग में लोगों को लास्ट में मिली। हम भी आज जो ये इंडिपेंडेंसी से बैठे हैं ना इंडिया में, इंडिया या कोई भी कंट्री आज इंडिपेंडेंट है, सब फ्री है,
तो इन कंट्रीज़ को ये जो फ्रीडम मिली है वो इसी बेस पे मिली है, मैं, मेरी कंट्री यानी मैं, मेरा देश और ये सारे लोग जो हैं वो मेरे अपने देश के लोग हैं, यानी कि मेरे अपने लोग हैं। तो ये फीलिंग बहुत ज़रूरी है। नेशनलिज्म वॉज बॉर्न इन रेस्पॉन्स टू दैट monarchical power which claims that the power of a king despotic due to his godly rights। ये नेशनलिज्म ऐसी पावर थी देखो जिसने मोनार्की रूल तक को हटा दिया था। देखो आप इस चीज़ को ऐसे समझो, पहले क्या होता था, हम 2 स्टेप में इस टॉपिक को समझेंगे। ये नेशनलिज्म वाली जो ये बात यहाँ पे बता रहा है, डेपोस्टिक वाली। देखो पहले क्या होता था, एक किंग है, ठीक है, यहाँ पे दूसरा किंग है। अब इस किंग ने क्या किया, इस पे अटैक कर दिया, इसको मार दिया और क्या कर दिया, अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर दिया। अब दूसरा किंग इस पे अटैक करके इसको मार देता है और अपना किंगडम ले लेता है। सपोज़ ये इसको वापस अगर हरा दे या ये इसको हरा दे और अपना किंगडम वापस ले ले, ठीक है। तो ये सिस्टम यही चलता था उस टाइम में। नाउ अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पे किंग की, ठीक है, ये यहाँ पे किंग है, ठीक है, इसने क्या किया, इसको मार दिया और अपना किंगडम जो है एस्टेब्लिश कर दिया। यहाँ हम बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स ने क्या किया, इंडिया पे अपना किंगडम हासिल कर दिया। इंडिया हो या कोई भी कंट्री हो, दुश्मन कंट्री जो है उसने अपना किंगडम एस्टेब्लिश कर दिया। अब अगर ये दुश्मन कंट्री हट जाती है, ये दुश्मन किंगडम जो है वो हट जाता है, तो क्या होगा, 2 सिचुएशन होगी, या तो ये वाला वापस आ जाएगा या फिर हमारे पास में एक नया किंग आएगा, यही होगा। तो ये सिचुएशन ज़्यादा क्रिटिकल थी, लोगों को नहीं चाहिए था कोई दूसरा किंग, न ये चाहिए, न ये चाहिए, न ये वाला चाहिए, हमको तो इंडिपेंडेंसी चाहिए जिसमें हम लोग खुद आपस में क्या करेंगे, रूल कर लेंगे। ये मैंने क्यों बनाया, इतने सारे ब्लॉक्स बना दिए हैं, क्योंकि इसमें क्या करेंगे, हम एक एक रिप्रेजेंटेटिव्स इलेक्ट कर रहे हैं। मीन्स आई एम ट्राइंग टू डिस्क्राइब, आई एम ट्राइंग टू मेक यू एक्सप्लेन अबाउट द डेमोक्रेसी रूल। डेमोक्रेसी में क्या होता है, रिप्रेजेंटेटिव्स क्या करते हैं, रूल करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आ जाती है कि आप यहाँ पे ये देखो, यहाँ पे ये कंडीशन है, अगर ये मर जाता है, ये भी ख़त्म है, तो दूसरे किंग नहीं आ पाए, ये वाला एफ़र्ट करना है। अब यहीं पे प्रेशर पड़ता है, न ये किंग आएगा, न ये आएगा, न ये दूसरा आएगा, हमको तो इंडिपेंडेंसी चाहिए। अब ये इंडिपेंडेंसी लाने के लिए क्या होता है, जो एफ़र्ट लगता है, हम उसकी बात कर रहे हैं। बहुत मुश्किल था ये इंडिपेंडेंसी लाना। नाउ द न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। इन 1815 हम वर्ल्ड लेवल की बात कर रहे हैं ना, यहाँ पे इंडिया का कहीं दूर दूर तक कोई रोल नहीं है फ़िलहाल, वो हम बाद में देखेंगे उसका कनेक्शन। इसीलिए पहले वर्ल्ड हिस्ट्री लिया है, फिर हम इंडियन हिस्ट्री लेंगे, क्योंकि वर्ल्ड हिस्ट्री पहले हुई है, इंडियन हिस्ट्री को तो उसके बाद इंस्पिरेशन मिला था इनसे, स्पेशली फ्रेंच रेवोल्यूशन से इंस्पिरेशन लिया था, ठीक है, जो हमारा 1857 रेवोल्यूशन हुआ था उसकी बात कर रहे हैं हम। सो नाउ 1815 सेंचुरी में क्या चल रहा है, देखो यहाँ 18 सेंचुरी चल रहा है, इंडिया इस वक्त तक गुलाम था। इस वक्त तक इंडिया ने किसी भी तरह का स्ट्रगल या ओपोज करना तो दूर, उसके बारे में सोचा भी नहीं है। नाउ रशिया एंड ऑस्ट्रिया हु हैड डिफीटेड नेपोलियन। रशिया ने क्या किया और ऑस्ट्रिया ने मिलके नेपोलियन को हराया। मेट इन वियना, वियना ऑस्ट्रिया की कैपिटल है, ध्यान रखना, इसमें मिलते हैं। To prepare a settlement, the politicians assembled in Vienna Congress had retreated their pledge
of rebuilding Europe according to their understanding and experience by re-establishing the archaic system while keeping away Europe from the symptoms of new era like nationalism. देखो यहाँ हम बात कर रहे हैं, ये सब सिचुएशंस तैयार हो रही है जर्मनी की रेवोल्यूशन की और इटली के रेवोल्यूशन की, रशिया के रेवोल्यूशन की, सारी यहाँ पे जो है ना एक बेस रेडी हो रहा है. ओके, पूरे कंट्रीज़ जो थी वर्ल्ड की उन सब में रेवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ था उसके लिए हम पर्टिकुलर देख रहे हैं, एक एक कंट्री का देखेंगे कि कैसे कहाँ पे कौन कौन सी कंडीशंस ने रेवोल्यूशन को जन्म दिया. This was the only reason that the establishment of those arrangements tried at Vienna Congress kept deteriorating during the next 100 years. अगले आने वाले 100 सालों तक क्या था, वियना ने इतना ज़्यादा अच्छे से अरेंजमेंट कर दिया था कि अब किसी भी तरह की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यानी कि कोई दूसरा उन पे अटैक करके उन्हें जीतने की कोशिश ना कर पाए, ऐसी तैयारियां कर रहे थे. नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज़ रेवोल्यूशनरीज. रेवोल्यूशनरीज ने क्या किया था, देखो, इन द ईयर्स आफ्टर 1815 AD ड्यू टू फियर and suppression, many liberalists and nationalists went underground. अब देखो बहुत सारे लिबरलिस्ट थे, ठीक है, रेवोल्यूशनरीज थे. रेवोल्यूशनरी क्या कौन होता है, क्रांतिकारी करने वाले, जो अपने जिस दुश्मन कंट्री ने, जिस एनिमी ने ऑक्यूपेशन कर रखा है ज़बरदस्ती अपनी कंट्री पे, उनकी खिलाफत करने वाले लोगों को बोला जाता है रेवोल्यूशनरी. ठीक है, यहाँ फ़र्क होगा रेवोल्यूशनरी में लिबरल जो लिबरलिस्ट हैं उनमें. तो ये सब जो थे ये कहाँ थे, अंडरग्राउंड हो गए थे, छुप गए थे, क्योंकि अगर ये पकड़े जाते, ऑब्वियसली अगर उनके खिलाफ़ आवाज़ उठाई जा रही है तो ऐसे लोगों को खिलाफत करने वालों को हमेशा मार दिया जाता है, चुप करवा दिया जाता है, ताकि दूसरे लोग और नहीं जाग जाए. आपने सुना होगा 1857 की जो रेवोल्यूशन हुआ था हमारा, मंगल पांडे ने, क्वीन ऑफ झांसी ने, तात्या टोपे ने, इन सब ने मिलके किया था. तो क्या हुआ था, सबसे पहली आवाज़ मंगल पांडे ने उठाई थी तो उनको फांसी दे दी गई थी, मार दिया गया था. क्यों, क्योंकि आज 4 लोग बोल रहे हैं, कल को ये 4 लोग जाके 40 को समझाएंगे, फिर 40 बोलेंगे, ठीक है, और फिर 40 के बाद में ये बात फैलती जाएगी तो धीरे धीरे सारी पब्लिक में फैल जाएगी और सारी पब्लिक जो है वो खिलाफत कर देगी. और अगर सबके सब ने ओपोज़ कर दिया तो मानना तो पड़ेगा ही और अंग्रेज़ों को भागना पड़ेगा. तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया, मंगल पांडे को मार दिया. ठीक है, और वो भी आपको पता होगा मंगल पांडे हैं या भगत सिंह है, जो भी है, इनको बहुत जल्दी से जल्दी मारने की कोशिश की गई थी, फांसी पे चढ़ा दिया गया था देशद्रोह के नाम पे. मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि मतलब इंडिया में रह के इंडिया की आज़ादी के लिए लड़ रहे हैं तो ये कौन सा देशद्रोह हो गया, जो उनको किस बात की सज़ा दी गई थी. खैर, अब तो इस मुद्दे पे बात करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, बिकॉज़ ऑफ ना तो ब्रिटिश गवर्नमेंट है अभी यहाँ पे और ना ही उनकी फैमिली से रिलेटेड कोई और पर्सन है. सो लिव इट. तो ये कंडीशंस हो गई थी कि रेवोल्यूशनरी को क्या करना पड़ा, अंडरग्राउंड होना पड़ा, टू गेट द रेवोल्यूशनरी ट्रेंड एंड टू डिफ्यूज़ द आइडियोलॉजी. अब क्या करना है, इनको पकड़ना है रेवोल्यूशनरीज़ को, और इनकी जो आइडियोलॉजी चल रही है, इनका जो ये दिमाग चल रहा है, ये जो प्लानिंग चल रही है, ये जो ये सिस्टम चलाने की कोशिश कर रहे हैं कि लोगों को भड़काना है, इसको डिफ्यूज़ करना है. नाउ सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड इन सेवरल यूरोपियन स्टेट्स. सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस बनना शुरू हो गई है, छुप छुप के बना रहे हैं वो लोग. द मीनिंग ऑफ अ रेवोल्यूशनरी एट दैट टाइम वॉज वन हु ओपोज. रेवोल्यूशनरी का मीनिंग बता रहे हैं उस टाइम में कि जो लोग होते थे जो मोनार्कियल सिस्टम के अगेंस्ट जाते थे, and which was established after the Vienna Congress simultaneously to remain committed to freedom and liberation. It was necessary to be revolutionary.
देखो रेवोल्यूशनरी को पकड़ना बहुत ज़रूरी था ताकि उनकी वो चुप करवाया जा सके, और ये जो फीलिंग फैलाने की वो कोशिश कर रहे हैं ये बंद कर दी जाए, फ्रीडम वाली। It was necessary to be revolutionary. Most of the revolutionaries considered the establishment of the nation states a mandatory part of this struggle for the freedom. सबके सब यही कोशिश कर रहे थे कि ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं जिससे हम लोगों को अवेयर कर सके कि हमें आज़ादी के लिए क्या करना है, लड़ना है। नाउ कंट्रीब्यूशन ऑफ लैंग्वेजेस एंड फोकलोर, इसको मैं ऐसे ही एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको, उसको डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हमें एग्ज़ाम में इतना नहीं आता है। इसमें ये रहेगा कंट्रीब्यूशन लैंग्वेज का और फोकलोर का, यानी कि जो लोकगीत थे वहाँ के लोकल जो सॉन्ग्स होते हैं। देखो यहाँ दिक्कत ये होती है, इंडिया में भी ये चीज़ हुई है। आपने क्वीन ऑफ झांसी की पोयम कई बार पढ़ी होगी अपने हिंदी सब्जेक्ट में भी। हर बोलो के मुँह सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, और भी कई चीज़ें आपने ऐसी सुनी होगी। उस टाइम में क्या होता था, देखो हमारी लैंग्वेज वो नहीं समझते थे इतनी ज़्यादा, तो लोगों को अवेयर करने के लिए ऐसे बहुत सारे इस तरह के सिस्टम को अडॉप्ट किया गया था कि लोगों को ये मैसेज पहुंचाया जाए। आज के टाइम में आप क्या करते हो, अगर आपको कोई मैसेज बहुत सारे लोगों को पहुंचाना है, आप क्या कर देते हो, शेयर कर देते हो। ठीक है, सोशल मीडिया है हमारे पास में, आप उससे शेयर कर सकते हो। उस टाइम में नहीं होता था। उस टाइम में क्या होता था, गली गली घूम के ऐसे गीत गाए जाते थे, मतलब ऐसे सॉन्ग्स जो होते थे उनको गाया जाता था जिससे लोगों को मैसेज मिले, और उनकी लोकल लैंग्वेज में गाया जाता। तो जहाँ का भी पर्सन होगा वो वहाँ की लोकल लैंग्वेज में कोई ना कोई सॉन्ग या कोई पोएम, कोई पोइट्री करता, कोई शायरी बोलता, कुछ ना कुछ ऐसे वो लोग बोलते थे ताकि लोगों को वो समझा सके मीनिंग ऑफ द फ्रीडम, और उनको इंस्पायर करे, उनको मोटिवेट करे कि वो अपनी फ्रीडम के लिए लड़े। नाउ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, देखो एक बात बता दूं आपको, ये ब्रिटेन की सबसे अच्छी बात है। अजीब लग रहा होगा ना कि मैं एसएसटी की टीचर होने के बाद भी आपको ब्रिटिशर्स की तारीफ़ बोल रही हूँ, और वो भी इस बात पे जब उन्हीं ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे 210 सालों से ज़्यादा राज किया था और हमें ग़ुलाम बनाया था, डिस्क्रिमिनेशन किया था। ठीक है ना, ब्लैक एंड वाइट वाली बात चलाई थी। मैं इसलिए तारीफ़ कर रही हूँ उनकी यही बात, एक ही चीज़ अच्छी थी, पता है क्या? ब्रिटिशर्स ने क्या किया था पता है? ब्रिटिशर्स ने अपनी कंट्री में उन्होंने बहुत जगह अटैक किया, बहुत जगह अटैक किया, रूल किया, लोगों को लूटा। ठीक है, पैसा वैसा जहाँ पे जो भी अच्छा मिला सब लूट के वो क्या करते थे पता है, ले जाके उन्होंने कलेक्शन किया अपनी कंट्री के अंदर। ऑलराइट, अब जब 19th सेंचुरी में जब ये सारे लोग, यानी कि ये जो वर्ल्ड के लोग हैं, ये सारे लोग आपस में, सारी वर्ल्ड की कंट्रीज़ जब लड़ रही थी एक दूसरे से, ठीक है, तब ब्रिटेन क्या कर रहा था, अपने घर में चुपचाप बैठकर जो इसने ये लूटपाट की थी ना, इन सब का अच्छे से यूज़ कर रहा था, यूटिलाइजेशन कर रहा था, अपने आप को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया था। इंडिया में उसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं, जैसे ट्रेन वगैरह जो है इंडिया में, वो लाना इन ब्रिटिशर्स की देनी ही है। ठीक है, तो इन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, यहाँ पे अपने रेवोल्यूशन करना जो था वो स्टार्ट कर दिया। अब ये कौन सा रेवोल्यूशन कर रहे हैं, खुद ने ही तो सब पे अटैक किया था, इनको तो ज़रूरत ही नहीं कोई रेवोल्यूशन करने की। दो कंडीशन आ जाती है। इन्होंने क्या किया, जब देखो आप बाहर ज़्यादा अटैक करते हो और बाहर ज़्यादा, वो कहते हैं ना, बाहर दूसरों की ज़्यादा अगर आप मैटर को इंटरफेयर करते हो या दूसरों पे ज़्यादा अपना हक जताने लग जाते हो तो घर का मैटर संभलता नहीं है। फिर यही कंडीशंस जो थी वो ब्रिटेन की थी। ब्रिटेन के अंदर के हालात इतने ख़राब होने लगे क्योंकि ब्रिटेन के लोग तो क्या थे, बाहर जा के दूसरी कंट्री पे राज कर रहे थे, तो इनके खुद के जो हालात थे वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए थे। अब दो सिचुएशन थी इनके पास में। पहली सिचुएशन तो ये थी कि ब्रिटिशर्स अपने इंटरनल जो मैटर चल रहे हैं उसको सॉल्व करें। दूसरा ये था कि अब लूट लिया, सब कर लिया, अब आप क्या करोगे, मज़े से उन चीज़ों को एंजॉय करोगे। ठीक है,
आपने जो लूटपाट की है। तो ये लोग यही कर रहे थे। इंटरनली इन्होंने खुद को संभालना शुरू किया और डेवलप करना शुरू कर दिया। जहाँ जिस कंडीशन में मैंने आपको बताया 19th सेंचुरी में, जहाँ 19th सेंचुरी में पूरा वर्ल्ड आपस में लड़ रहा था, वर्ल्ड वॉर हो रहे थे। क्या हो रहे थे? वर्ल्ड वॉर। आप यहाँ पे ब्रिटेन का नाम नहीं सुनोगे वर्ल्ड वॉर में ब्रिटेन ने कहीं पे कूदी मारी और बीच में इंटरफेयर किया या कुछ लड़ाई की। नो, नहीं किया इसने। क्यों नहीं किया? इसको ज़रूरत ही नहीं थी लड़ने की। सब लोग क्यों लड़ रहे थे? वर्ल्ड वॉर क्यों हुआ था? कोई किसी से बचना चाह रहा था, तो कोई अपना जो था वो जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर बढ़ाना चाह रहा था, इसीलिए लोग आपस में लड़ रहे थे। कोई किसी को प्रेशर डालना चाह रहा है, दूसरा प्रेशर से बचने के लिए लड़ रहा है, तो ये सब लड़ रहे थे। इसी टाइम में ब्रिटेन ने खुद को डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। यहाँ लोग लड़ रहे हैं, बॉम्ब वगैरह बना रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, एक दूसरे की हेल्प मांग रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। और यहाँ जो ब्रिटेन है वो अपने अंदर ही अंदर मशीन्स जो है उनको बना रहा है और रेवोल्यूशन करना स्टार्ट कर दिया इसने। मशीनरी रेवोल्यूशन है ये, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। इसने बिज़नेस स्टार्ट कर दिया लार्ज स्केल पे, बड़े लेवल पे। ठीक है, तो ये कंडीशन थी उस टाइम में। इन द होल वर्ल्ड ओनली इंडिया वॉज अ कंट्री विथ कॉटेज इंडस्ट्री। सिर्फ इंडिया में जो थी वो कॉटेज इंडस्ट्री थी। ठीक है, नाउ वेयर हाई क्वालिटी स्टील वॉज प्रोड्यूस्ड यूजिंग आयरन, फ्रेंसीज, सीन्स एंड सीन टाइम्स। अब कंडीशन आ रही है, इसमें इंडिया का नाम आ रहा है। दिस इज़ अनदर टॉपिक, बिल्कुल अलग हो जाता है ये। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो चल रहा है उससे हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। इनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन द नेक्स्ट वीडियो। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।